हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जे चौधरी, प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? जो रिट में आया हुआ जो पेपर है 2011 में पहली बार जब आरटेट लगा था, उस आरटेट के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। तो आपको भी साथ साथ में आंसर देना है तुरंत, और चारों ऑप्शन के अनुसार हम अन्य क्वेश्चनों को लेकर भी चलेंगे। तो इन 20 क्वेश्चनों के साथ में कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपको। तो तुरंत जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देता है आपको आंसर साथ साथ में देना होता है। चलिए तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था? तो देखिए, आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं है या नहीं ज़्यादा पूछते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए और उसके बाद में क्या, चारों ऑप्शन को टच करिए। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर आंसर देना होता है। तो 1857 की क्रांति आपको विदित है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध ये क्रांति भारतीयों के द्वारा शुरू की गई थी। जो कहाँ से हुई थी? सबसे पहले मेरठ की छावनी से हुई। कहाँ से हुई? मेरठ छावनी से। कब? 10 मई 1857 ईस्वी को ये शुरू हुई। जबकि होनी कब थी? 31 मई। इसका डेट फिक्स कौन सा किया था? 31 मई 1857 की संपूर्ण भारत में इस क्रांति का एक साथ आगाज होगा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। लेकिन हुआ क्या, ये समय से पहले क्रांति मेरठ की छावनी से शुरू हो जाती है। तो संपूर्ण भारत में क्रांति हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मध्य भारत, ये क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। तो अलग अलग स्थानों पर क्रांति का जो नेतृत्व करने वाले थे वो अलग अलग लोग थे। तो जब आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई होगी या आगे किसी बैच में पढ़ना होगा, तब आप देखोगे कि इसको हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज सिर्फ इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसके अनुसार प्रयास करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सके। तो पहला ऑप्शन क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद। और उसके बाद में तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहब है। तो इन ऑप्शन से आपको तुरंत क्लिक होता है कि 1857 की क्रांति के समय चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे। तो शेष ये जो तीनों ऑप्शन है ये क्रांति के समय अलग अलग स्थानों से क्या रहे, क्रांतिकारियों के नेतृत्व करता रहे। तो अगर हम तात्या टोपे की बात करते हैं तो तात्या टोपा कहाँ से? 5 जून 1857 ईस्वी को कहाँ से नेतृत्व करता है? कानपुर से। और उसके बाद में ग्वालियर। तो कानपुर और ग्वालियर से नेतृत्व किया था किसने? तात्या टोपे ने। और ये किसका सेनापति था? नाना साहब का या नाना साहिब का सेनापति था। जो नाना साहब को धौदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो धौदू पंथ और तात्या टोपे मूल रूप से कौन होते हैं? ये मराठा होते हैं। कौन होते हैं? मराठा होते हैं। जब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? पेशवा की पेंशन बंद कर दी थी, तो वो मराठावाड़ से नाराज होकर कहाँ आ जाते हैं? कानपुर आ जाते हैं। कानपुर का कौन सा स्थान? बिठूर। बिठूर से ही इस क्रांति की योजना बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। तो कानपुर में रहने लगे। तो नाना साहब के सेनापति के रूप में तात्या टोपे ने 5 जून 1857 को क्या करी? क्रांति की शुरुआत की जाती है। और कॉलिन कैंपबेल व हैवलॉक के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी कौन था? कॉलिन कैंपबेल। कौन था? कॉलिन कैंपबेल व हैवलॉक के द्वारा किसको? टोपे को पराजित किया गया।
और टोपे पराजित होने के बाद में जब कानपुर और ग्वालियर का पतन हो जाता है तो वो 3 बार राजस्थान में आया। कितनी बार आया? 3 बार राजस्थान में आया। राजपूताना के शासकों से धन बल का और सैनिक शक्ति का सहयोग लेने के हेतु। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर अधिकांश स्थानों पर टोपे को हार का सामना करना पड़ता है और अंत में क्या, अंत में वो कहाँ चला जाता है? एमपी का जो नरवर प्रदेश है, नरवर का इसका ही मित्र होता है कौन? मानसिंह नरू का, उसके चरण में गया। लेकिन उसने क्या किया? दगा किया, विश्वासघात करके उसने टोपे को क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया। और देन क्या हुआ? 18 अप्रैल 1858 को टोपे को क्या कर दिया गया? फांसी लगा दी गई। क्या कर दी गई? फांसी लगा दी गई। तो ऐसे वीर सेना नायक को एक विश्वासघाती दोस्त के द्वारा फांसी के फंदे पर चढ़वा दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, टोपे की मृत्यु पर मेजर जो सावर्स था, तो उस समय मेजर सावर्स कहाँ था? उदयपुर की रेजिडेंट के रूप में था, मेवाड़ के रेजिडेंट के रूप में था। तो टोपे की जब फांसी दी गई तो मेजर सावर्स ने क्या कहा कि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, क्या पूछेगी? आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि टोपे को फांसी देकर ऐसा जघन्य अपराध किसने किया। तो ये था टोपे का नेतृत्व। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग है। तो ऐसा ही एक नाम आपको अकबर के नवरत्नों में भी देखा होगा या पढ़ा होगा, रामतनु पांडेरंग, जो किसका है? जो तानसेन का वास्तविक नाम है। किसका नाम है? तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडुरंग, जबकि यहाँ पर टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। अब देखिए लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। तो लक्ष्मीबाई 4 जून 1857 को कहाँ से? झांसी से क्रांति की शुरुआत करती है और ये गंगाधर राव की विधवा थी। तो गंगाधर राव की मृत्यु के बाद में क्या किया था? डलहौजी ने झांसी को विलय की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो इस लक्ष्मीबाई के द्वारा 4 जून 1857 को झांसी से विद्रोह किया या क्रांति की शुरुआत की और बड़ी वीरता से लड़ती है। झांसी के पतन के बाद ये ग्वालियर चली जाती है जहाँ पर टोपे का सहयोग लिया, लेकिन अंत में क्या हुआ? दोनों पराजित होते हैं और झांसी की रानी को जो दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था वो जनरल ह्यू रॉज था। अक्सर क्वेश्चन आता है कौन? जनरल ह्यू रॉज। और ये बड़ी वीरता से लड़ती हुई मारी जाती है। तब जनरल ह्यू रॉज ने क्या कहा कि ये जो मैदान में सोई हुई औरत है ये संपूर्ण हिंदुस्तान में एकमात्र मर्द है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त होती है। देन इसके बाद में अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका बचपन का नाम पूछते हैं। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? मनु ऑब्लिक मणिकर्णिका। इसके अलावा इसको एक और उपमा दी जाती है। वो क्या उपमा दी जाती है? महल परी की उपमा दी जाती है। लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? महल परी, ठीक। और एक और ऐसी उपमा है महक परी, वो किसकी है? बेगम हजरत महल की है, ठीक है। इसके अलावा नाना साहब, तो नाना साहब जो है आपको पहले बता ही दिया था कि ये मराठावाड़ के मराठा थे, पेशवा के उत्तराधिकारी थे। लेकिन डलहौजी ने पेशवाओं की, अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय, उसकी पेंशन बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद नाना साहब की पेंशन रोक दी गई। तो ये कानपुर आ जाते हैं और यहाँ से तात्या टोपे के सेनापतित्व के रूप में विद्रोह करते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है जब
राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होगी तब चंद्रशेखर नाम आता है। अब 1857 के संग्राम में किसने भाग नहीं लिया था? चंद्रशेखर ने। तो ये इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। अब आपको पता है कि गांधी लगभग 22 वर्षों तक कहाँ रहे थे? अफ्रीका रहे थे। 1893 से 1915 तक, मतलब जनवरी 1915 तक वो अफ्रीका रहते हैं और वहाँ पर रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन को सफल बनाने के बाद कम बैक टू इंडिया जनवरी 1950 को वो वापस भारत आते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि गांधी का प्रथम सत्याग्रह हुआ, जल्दी से आंसर बताइए। मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा कि गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह हुआ, तुरंत आंसर बताइए। कहां हुआ? इंडिया, लंदन, अफ्रीका, चंपारण, कहां पर? तो गांधी का पहला जो सत्याग्रह हुआ वो कहां हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। जब दक्षिणी अफ्रीका में वो रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ रहे थे तो पहली बार दक्षिणी अफ्रीका में गांधी के जीवन का सत्याग्रह हुआ और गांधी पहली बार ही वहां पर क्या जेल में जाते हैं। जेल का अनुभव भी अफ्रीका में ही हुआ। अब जब वो वापस आए, कब आए? 9 जनवरी 1915 को इंडिया आते हैं। उस समय क्या था? बिहार वाला जो क्षेत्र है, बिहार वाले क्षेत्र में जो कौन सा स्थान है? चंपारण। कहाँ पड़ता है? बिहार में। यहाँ पर किसानों को अंग्रेज जो थे या अंग्रेज बागान मालिक जो थे वो जबरदस्ती क्या करवाते थे? बीघे का तीसरा भाग अर्थात 3/20, 20 बिस्वा, दैट इज कॉल्ड 1 बीघा। तो उस बीघे का तीसरे हिस्से पर अंग्रेज बागान मालिकों के द्वारा यहाँ के किसानों को नील की खेती कराना क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। तो इस 3/20 भाग पर क्या कराते थे? नील की खेती करवाते थे। और ये नील की खेती से क्या होता था? धीरे धीरे उनके सारे खेत खराब हो गए, बंजर हो गए और जो खाद्यान्न है वो भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ के किसानों की बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी। तो जब 1916 में कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? कहाँ हुआ? जल्दी बताइए। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ लखनऊ में। लखनऊ में हुआ, आपको विदित है, कांग्रेस पढ़ाया तब बताया था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। तुरंत बताइए इसका अध्यक्षता कौन करता है? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई। तो जब 15 में गांधी वापस आते हैं और 16 के अंदर जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, गांधी उसमें उपस्थित होते हैं एक सामान्य सदस्य के रूप में। उसी दौरान बिहार से एक लीडर आता है, किसान लीडर। क्या नाम? राजकुमार। कुछ किताबों में राम कुमार भी होगा। राजकुमार या राम कुमार कौन? शुक्ला जी आए और शुक्ला ने वहाँ के किसानों को, चंपारण के किसानों की दुर्दशा गांधी को बताई और गांधी को चंपारण का आने का न्योता दिया और किसानों का नेतृत्व करने को बोला। तो गांधी को यही मौका चाहिए था क्योंकि 22 साल तक वो कहाँ रहे? अफ्रीका में। तो गांधी को यहाँ भारतीय पृष्ठभूमि में इतनी पहचान नहीं थी, इसलिए तुरंत मौके का फायदा उठाया और कहाँ पहुँच गए? चंपारण पहुँच गए। और चंपारण में किसानों का क्या किया?
नेतृत्व किया और इसी आंदोलन में पहली बार गांधी ने भारत में, ध्यान रखना, चंपारण का जो सफल सत्याग्रह है ये भारतीय पृष्ठभूमि पर पहला है, जबकि गांधी के जीवन का दूसरा होगा, क्योंकि गांधी इससे पहले अफ्रीका में ऐसा कर चुका होता है। तो भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह होगा और उसके जीवन का दूसरा सत्याग्रह होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की नेचर के अनुसार आपको आंसर पुट करना है। तो चंपारण आंदोलन जो है ये पहला सत्याग्रह कहा जाता है और इस सत्याग्रह को गांधी ने क्या किया, मतलब इस आंदोलन को सफल बनाया और किसानों से जो अवैध वसूली लेते थे 25%, उसको भी माफ करवा दिया और गांधी हीरो हो गया। गांधी का पहला जो आंदोलन ये है या सत्याग्रह सफल हुआ और इसी सफलता के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? महात्मा की उपाधि दी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ? 13 मार्च। कब हुआ? 13 मार्च 1919। कहाँ पर हुआ? अमृतसर के कौन से बाग में? जलियांवाला बाग में। बाग का नाम ही है जलियांवाला बाग। यहाँ पर बहुत बड़ा जघन्य कांड हुआ। कब हुआ? 13 मार्च 1919। अब इस कांड का कारण क्या था? आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? रोलेट एक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रोलेट एक्ट। और ये कैसा एक्ट है? भारतीयों के लिए बहुत ही भयानक एक्ट था। भारतीयों को शक के आधार पर क्या करते थे? ब्रिटिश सरकार जो थी वो जेल में डाल देती थी। इसलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे थे, काले कानून की संज्ञा दी थी और इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काला कानून की संज्ञा देकर क्या किया था? विरोध किया था संपूर्ण भारत में। तो ये भारत में जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए एक ऐसा कानून लाया गया था रोलेट की अध्यक्षता के अंदर, इसलिए इसका नाम रोलेट एक्ट है। तो ये संपूर्ण भारत में जब इसका विरोध किया जा रहा है तो पंजाब वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी विरोध हुआ। तो पंजाब के जो क्रांतिकारी थे उसमें 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम आता है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल घाटे। क्या नाम आता है? सत्यपाल घाटे। इनको इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था। अब पंजाब के लोगों ने इन दोनों क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए एक शांति सभा का आयोजन किया गया और कि इस एक्ट के विरुद्ध क्या पहल होनी चाहिए। तो एक सामान्य चर्चा हुई, शांतिपूर्ण सभा हुई। कहाँ पर? ये जलियांवाला जो स्थान है, गार्डन है, यहाँ पर हुई। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही पंजाब के जो जनरल थे, जनरल ओडायर को पता चला तो उसने क्या कर दिया? धारा 144 लगा दी और उसी बाग में आकर क्या किया? अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें बहुत से लोग क्या हुए? हताहत हुए और मारे गए। अलग अलग कमेटियों ने संख्या अलग अलग बताई है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ हताहत होते हैं। अब इसका संपूर्ण भारत में क्या हुआ? फिर से विरोध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस बढ़ते विरोध को रोकने के लिए एक और कमेटी का गठन किया जिसका नाम है हंटर कमेटी। हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, लेकिन वो सारे क्या थे? निकम्मे अंग्रेज थे। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि डायर अपनी जगह सही था, उसने अपनी जान की रक्षा के लिए मजबूरन गोलियां चलानी पड़ी, जिससे
भारतीय जनता मारी जाती है। इस प्रकार से ये घटनाएं होती है। इस घटना के जिम्मेदार जनरल ओ डायर को माना जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जनरल ओ डायर को बाद में कहाँ बुला लिया गया, वापस लंदन बुला दिया गया और उसे सॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई और उसे भारतीय शेर की संज्ञा दी जाती है। भारतीय शेर और सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जा रहा है। तब पंजाब का ये एक व्यक्ति था उधम सिंह, क्या नाम है, उधम सिंह था, जो लंदन पहुंच जाता है और लंबे समय तक पीछा करने के बाद जब 13 मार्च 1940 ईस्वी में लंदन के अंदर जो कैक्सटन भवन है वहां पर उसका क्या किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। उसी स्वागत के दौरान उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, उधम सिंह। ठीक है, चले बड़े आगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस सैंधव स्थल, हड़प्पा सभ्यता सबने बहुत डिटेल से पढ़ा है, निम्न में से किस सैंधव स्थल में अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका या हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, हड़प्पा भी पढ़ा, मोहनजोदड़ो स्थल भी पढ़ा, लोथल भी पढ़ा और कालीबंगा भी पढ़ा। अगर इस ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं तो आपको पता है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। 1921 में इस हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा ही खोजा गया था। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और ये रावी नदी के बाएं तट पर है। वर्तमान में कहाँ पर, पाकिस्तान का जो साहिवाल प्रांत है वो उस समय का क्या था, हड़प्पा था। 1921 में खोजा, इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। और यहाँ से कई सारे अवशेष मिलते हैं, लेकिन यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, यहाँ से कब्रिस्तान मिलते हैं, R37 व H प्रकार के अन्नागार मिलते हैं, कई सारे मरण मूर्तियाँ, मृद भांड, योगी की मूर्तियाँ, है ना, ये आपको डिटेल से बताई थी। मोहनजोदड़ो से ही कुछ ऐसा ही साक्ष्य मिलता है। 1922 ईस्वी में दूसरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, जो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के राइट हैंड साइड में है। राखलदास बनर्जी के द्वारा कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के राइट हैंड साइड में है। और यहाँ से भी क्या, अन्नागार है, महाविद्यालय भवन है, योगियों की मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देन इसके बाद आप आते हो लोथल। तो लोथल 1957 ईस्वी में SR राव के द्वारा खोजा गया एक गुजरात का स्थल है और ये हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है और यहाँ से विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध की पुष्टि भी होती है। अर्थात यहाँ से फारस की मुद्रा भी मिली है। क्या मिली है, फारस की मुद्रा मिली है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और ध्यान रखना, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा ज्ञात अवशेष मिलता है वो लोथल का ही कौन सा है, गोदीवाड़ा स्थल है। डॉक यार्ड जिसे आप बोलते हो, क्या है, डॉक यार्ड यहाँ से मिलता है, जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात अवशेष है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा। कालीबंगा आपको विदिती है, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगरीय स्थल है। कालीबंगा कहाँ है, खोजा गया तब तो था गंगानगर के अंदर और वर्तमान में कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। 1951-52 के अंदर किसके द्वारा, ए घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा इसे खोजा गया था, जो प्राचीन सरस्वती और वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है। तो घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल विकसित हुआ, जो राजस्थान का एकमात्र नगरीय स्थल और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से जाना जाता है। कौन कहता है तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की
पहली और दूसरी राजधानी, दो जुड़वा राजधानियों की संज्ञा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को ईस्टवर्ट पिगाट देता है, जबकि कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा देता है। कौन देता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा को थर्ड कैपिटल माना जाता है हड़प्पियन सिविलाइजेशन की। अब यहाँ से जो अवशेष मिलते हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नगरीय व्यापारिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ से कई सारे अवशेष दिखाई देते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अवशेषों में आप देखोगे बेलनाकार मुद्रा है जो मेसोपोटामियाई सभ्यता की है, अर्थात विदेशों के साथ व्यापारिक डील की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिले? हवन कुंड मिले, अग्नि वेदिकाएं मिलती है। तो अग्नि कुंड जो मिलते हैं उनकी संख्या कितनी बताई हुई है? 7। कितनी बताई हुई है? 7 अग्नि कुंड के साक्ष्य दिखाई देते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। लेकिन इस ऑप्शन में समस्या है और ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। हम इस ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कालीबंगा में ही जाएंगे। लेकिन हड़प्पा के 3 ऐसे स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के 3 ऐसे स्थल है जहां से अग्नि कुंड के साक्ष्य दिखाई देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट करना पड़ा। हम देखते ही सीधे कहां जाते हैं? कालीबंगा। लेकिन समस्या क्या है? इस क्वेश्चन में अगर कूट होता तो ये सही हो जाता, लेकिन कालीबंगा से भी क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं मिली है, जिसकी संख्या 7 है, लेकिन अग्नि वेदिकाएं लोथल से भी मिली है। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ा? डिलीट करना पड़ा। आप सोचते हो तुरंत कालीबंगा करोगे तो 100% ये क्वेश्चन टेक्निकल दृष्टि से क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि लोथल में भी अग्नि वेदिकाएं हैं और कालीबंगा में भी अग्नि वेदिकाएं हैं। और अगर यहां पर बनावली या बनवाली ऑप्शन होता तो वहां से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। 3 स्थान है संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में जहां अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन बाद में डिलीट करना पड़ा। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो हम प्रायोरिटी तो देंगे कालीबंगा को, लेकिन ये कालांतर में क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, क्योंकि लोथल से भी क्या मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो लोथल, कालीबंगा, बनावली 3 हड़प्पा स्थल है जहां से यज्ञ कुंड के साक्ष्य दिखाई देते हैं। अगर ये कूट होता तो कूट में बनाने थे 1 2 सही, 1 2 3 सही, 3 4 सही, या उपरोक्त सभी सही, या केवल 4 सही, तो भी आप कंफ्यूज होते हैं और क्या बंद करते? केवल 4 सही। तो ध्यान रखना है, अगर कूट में आता है सिंपल एक कूट दे रखा है केवल 4 सही, तो वहां पर आपको साइकोलॉजी प्रेशर नहीं लेना है। तो उसमें अगर लोथल, कालीबंगा, बनावली डाल रखा हो तो आप भागोगे सीधे कालीबंगा की ओर। नहीं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और क्या करना है? कूट को सही पढ़ के फिर करना है। तो लोथल में भी है, कालीबंगा में भी है, बनावली में भी है। आ गया समझ में? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन गीता है। गीता क्या है? गीता एक महाभारत का भाग है। क्या है? महाभारत का एक भाग है। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने। किसने करी थी? वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। और महाभारत को ही प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। और भारत के इतिहास की पहली पुस्तक का रचयिता वेद व्यास को भारत के इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी जाती है। आप कहते हो कि हु इज ए फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो वेद व्यास इज ए फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके द्वारा क्या लिखा गया? महाभारत लिखा गया। महाभारत का युद्ध जो होता है वो कौरव और पांडवों के मध्य हुआ, आपको विदित है, ठीक है। और वो 18 दिन चलता है। तो प्रत्येक दिन की घटनाओं का एक पाठ बना दिया गया, ठीक है। उस पाठ को हम पर्व कहते हैं। तो ये महाभारत जो है इसमें क्या है? 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 भाग है। अब इसमें गीता एक पर्व का भाग है, या
इन 18 में से एक पाठ जो है वो गीता कहलाता है, और वो क्या है? भीष्म पर्व है। तो ये कौन सा पर्व है? छठा पर्व जो है, कौन सा पर्व है? छठा, भीष्म पर्व कहलाता है। ठीक, और इसमें किस पर बल दिया गया है? कर्म, निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कर्म और योग की व्याख्या की गई है, और मूल रूप से निष्काम कर्म पर बल दिया गया है। तो गीता महाभारत का एक भाग है, और रामायण भी क्या है? आदि काव्य है। ठीक है ना, आदि महाकाव्य रामायण है। इसकी रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। ठीक, चलें आगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, बताया था आपको जब मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था तब। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया? सांची, सारनाथ, इलाहाबाद, लुम्बिनी। ठीक है, तो जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ा था तब आपको बताया था कि हमारा जो राष्ट्रीय सिंबल्स है, जो राष्ट्रीय सिंबल क्या है? सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है उसका शीर्ष भाग है। ठीक है ना, सारनाथ स्तंभ का शीर्ष भाग। तो उस शीर्ष भाग को जब हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में सबसे सुंदर अभिलेख किसे माना जाता है? किसे मानते हैं? इस सारनाथ स्तंभ के शीर्ष को मानते हैं। तो आपने देखा होगा सारनाथ का ये स्तंभ का शीर्ष, इसके अंदर क्या है? इस प्रकार से क्या है? चार क्या है? सिंह है। क्या है? 4 सिंह है। ठीक, तो सिंह कितने हैं? ऊपर की और शीर्ष की और कितने सिंह है? 4 सिंह है, जो चारों दिशाओं में पीठ के बल बैठे हैं, मतलब पीठ छटाए हुए चारों दिशाओं में बैठे हैं, जो भारत की शक्ति का सिंबल हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब नीचे की ओर बढ़ते हो तो जनरली हम क्या देखते हैं कि इसके सेंटर में एक क्या देखते हैं? चक्र देखते हैं। क्या देखते हैं? चक्र देखते हैं। लेकिन उस चक्र की संख्या एक नहीं है। प्रत्येक शेर के जो पैर है उस पैर के नीचे एक एक चक्र बना हुआ है। जब आप राउंड्स को देखते हो इस प्रकार से, चक्र दिखता हालांकि एक ही है। जैसे एक सिंह पीछे की ओर है तो आगे देखते हैं तो 3 ही दिखता है। तो चक्र कितने हैं? चक्र भी प्रत्येक शेर के नीचे एक एक है। ठीक, मतलब चारों दिशाओं में चक्र है, और चारों दिशाओं में भी क्या है? सिंह बैठे हैं, और एक चक्र जो है ऊपर दिखाई देता है। उस चक्र के अंदर देखा जाए तो क्या है? कितनी तिलियां हैं? मूल तिलियों की अगर हम बात करते हैं, अब इस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर हम मूल तिलियों की बात करते हैं तो कितनी है? 32 है। कितनी है? 32 मूल तिलियां हैं। और ऑप्शन में जनरली क्या आता है? चॉइस आता है, या हम आज तक यही पढ़ते आए हैं कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो जनरली क्या पढ़ते हैं? चॉइस। लेकिन मूल रूप से है कितनी? 32 तिलियां हैं। अब 32 है और चॉइस क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए 32 और चॉइस, तो 24 और 32 में कितना डिफरेंस हो गया? 8 का डिफरेंस हो गया। तो देखिए 8 क्या होते हैं? 24 घंटे में पहर होते हैं। तो बड़ी तिलियां जो है वो तो 8 दिखाई देती है। पहर कितने होते हैं? 8 पहर होते हैं। और घंटे कितने होते हैं? दिन रात में 24। तो ये इस प्रकार से इंडिकेट किया गया है। इसके अलावा 24 क्यों दर्शाया गया है? मानव जीवन की जो क्या है, मानव की कर्तव्य प्रायणता के जो नियम बने हुए हैं, ठीक है, वो 24 है। इसलिए चक्र में 24 तिलियों को ही इंडिकेट किया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि मूल तिलियां कितनी थी? 32 है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, आपको 32 ही करना होगा मूल तिलियों में। और भले ही उसमें 24 ऑप्शन हो तो भी आपको क्या करना है? 32 करना है।
अब नीचे की ओर आओगे तो नीचे की ओर क्या है, उल्टा कमल है, घंटाकार कमल है और उसके ऊपर चौकी बनी हुई है, ठीक, और ऊपर ये 4 सिंह है। और देन नीचे की ओर देखते हो तो नीचे गतिशील अवस्था में 4 और जानवर दिखाई देंगे, जिसमें हाथी भी है, बैल भी है और अश्व भी है और सिंह भी है, ठीक है। तो 4 जानवर नीचे और गतिशील अवस्था में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इनका चित्रण हुआ है। और ठेठ नीचे की ओर आओगे आधार स्तंभ पर तो नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है। कौन सा वाक्य है? सत्यमेव जयते वाक्य अंकित है और सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया था, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। और इसी स्तंभ को कालांतर में 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया। एम आई राइट? आपको विदित है कि 26 जनवरी 1950 को इस सारनाथ के शीर्ष स्तंभ को हमारा क्या, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब अगर इन पशुओं की बात की जाए कि 4 सिंह है और हाथी है, अश्व है एंड क्या है, बैल है, तो आपको पता है कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? पहला उपदेश दिया था अपना, और उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भी आपको ऊपर अंकित जानवर है, ये कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है। जैसे अगर हम हाथी की बात करते हैं, जब वो गर्भ में आया तब का सिंबल है। और अगर घोड़े की बात करते हैं तो जब वो गृह त्याग करता है तो अपना घोड़ा कंथक लेकर जाता है, तो वो गृह त्याग का प्रतीक है। देन आगे अगर हम बात करते हैं बैल की, तो बैल जब वो जन्म लेता है तब का, ठीक है, कमल का फूल और सांड या वृषभ जो है वो जन्म के सिंबल है। देन इसके अलावा अगर हम सिंह की बात करते हैं तो उसकी शौर्य और उसकी जो ज्ञान शक्ति है उसका सिंबल है। इसके साथ साथ में बुद्ध के यौवन का सिंबल भी क्या है? सिंह है। तो ये तो हो गई बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के प्रतीक के रूप में। और अगर हम इसको हिंदू धर्म के कंसेप्ट के अनुसार लें तो भी ये सभी जानवर फिट बैठते हैं। जैसे अश्व है, वो सूर्य का वाहन के रूप में है, ठीक है। और हाथी की बात करते हैं तो ऐरावत गज किसका है? इंद्र का ऐरावत, ठीक है। इसके अलावा सिंह की बात करते हैं तो शक्ति का सिंबल है। और क्या बच गया? और क्या बचा? बैल, बैल है तो शिव का, नंदी है। तो ये सब हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के कंसेप्ट भी हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम राष्ट्र के बारे में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हाथी जो है भारत की विशालता को दर्शाता है, विशाल हृदयता और विशाल क्षेत्रफल को दर्शाता है। इसके अलावा बैल की बात करते हैं तो बैल क्या कहता है? कृषि प्रधान राष्ट्र और निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा और क्या बच गया? घोड़ा, घोड़ा क्या है? शक्ति का सिंबल है, ठीक है। और सिंह जो है भारत की विश्व के साथ में धाक या शौर्य का सिंबल है। अर्थात मोदी का 56 इंच का सीना जो है वो किसको डिफाइन कर रहा है? इन सिंह का डिफाइन कर रहा है। तो इस प्रकार से ये भारत का राष्ट्रीय सिंबल जो है सारनाथ स्तंभ से लिया गया। सारनाथ यूपी में आता है, वाराणसी के समीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाकी आगू आपको जब मौर्य पढ़ाया था तब सांसी स्तंभ बताया था एमपी के अंदर, इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ बताया था डिटेल से, लुम्बिनी स्तंभ जो है एकमात्र वहाँ से दिखाई देगा। कहाँ से? बुद्ध के जन्म स्थान। तो अशोक जब अपने साम्राज्य
मतलब राजा अभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ जाता है तो वहाँ पर धार्मिक कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है और जो भूमि कर है या उत्पाद कर है वो 1/4 से 1/8 कर लेता है। तो इसकी जानकारी रुमेनदई अभिलेख है यहाँ पर, वहाँ से मिलता है। एकमात्र आर्थिक अभिलेख लुम्बिनी को माना जाता है। नेक्स्ट बढ़िए। लोग घरों में ताले नहीं लगाते। क्या गजब क्वेश्चन है। लोग घरों में ताले नहीं लगाते, फायान ने किस शासक के बारे में कहा है? तो आपको यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट है फायान का, और फायान कौन है? चीनी है, चाइनीज यात्री फायान भारत आता है किसके काल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। किसके काल में आया? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के काल में भारत आता है। और भारत कब आया? 399 ईस्वी के अंदर आया। कब आया? 399 ईस्वी में आया और वो 400 कब तक रहा? 14 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 414 ईस्वी तक रहता है। 15 वर्षों तक वो भारत में रहता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था। खूब लंबे समय तक भारत में रहा, इधर उधर भटकता रहा और बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण करता है। विक्रमादित्य के दरबार में भी खूब लंबे समय तक रहा। तो जब यहाँ से वो वापस गया, ठीक है, वापस जाता है, जाने के बाद उसने एक पुस्तक लिखी फाक्याकी। क्या नाम है? आपको विदित होगा। कौन सी पुस्तक है? फाक्याकी। उस फाक्याकी के अंदर उसने यहाँ का जो 15 साल का जो अनुभव है उसको उसने उकेरा और उसमें विक्रमादित्य के काल की संपूर्ण घटनाएं या जो भारत में उसने जो भी देखा, क्योंकि उस समय विक्रमादित्य का खूब लंबा चौड़ा साम्राज्य था और सभी लोग क्या थे? खुशी थे। उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, कला और संस्कृति का भी विकास होता है, क्योंकि विक्रमादित्य के काल को ही क्या कहते हैं? भारत के इतिहास का पहला स्वर्णिम युग की संज्ञा दी जाती है गुप्त काल को। तो इस प्रकार से उसने सब कुछ यहाँ पर एक शानदार लाइफ स्टाइल देखी और उत्पादन क्षमता भी खूब है। यहाँ पर धन धान्य से परिपूर्ण था, कोई लोग दुखी नहीं थे। इस प्रकार से वो अपने इस ग्रंथ के अंदर वर्णन करता है और कहता है कि भारतीय जो है वो घरों के ताले नहीं लगाते। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि भारत में उस समय चोरी डकैती नहीं होती थी। ये ऐसा उल्लेख कौन करता है? फायान करता है। किस ग्रंथ में? फाक्याकी ग्रंथ के अंदर। ठीक है, तो ये किसके काल में आता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आता है और इसके बारे में ये उल्लेख करता है। ठीक है, चलें आगे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? देखिए, तो यहां पहला क्वेश्चन तो क्या बना? ये किस संप्रदाय से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से। कौन सा संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि चिश्ती किसके समकालीन थे? तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन है। ठीक है, अकबर चिश्ती संप्रदाय का बहुत ही बड़ा क्या था? अनुयायी था और इनके कुटिया में जाया करता था। तो ये कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी। पहली क्लास में आपको बताया था कि 1570-71 के अंदर फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने और वहीं पर ये रहते थे। और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को कौन सा पुत्र पैदा हुआ था? जहांगीर। कौन पैदा हुआ था? जहांगीर। जहांगीर तो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही पैदा हुआ था। ठीक, अब इनकी मृत्यु के बाद में फतेहपुर सिकरी में अकबर ने लाल पत्थरों से क्या बनाया? इनका मकबरा बनाया। लेकिन कालांतर में जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा लाल पत्थरों को हटाकर सफेद संगमरमर से निर्माण करवाया दोबारा। ठीक है, और ये जो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है इसके अंदर
बारीकी से जालियां बहुत सुंदर और अच्छी स्थापत्य कला को दर्शाती है। तो ये जालियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही बारीकी जालियों का निर्माण किया गया या नक्काशी की गई है। तो शेख सलीम चिश्ती संप्रदाय से थे, अकबर के समकालीन थे, अकबर के हम गुरु के रूप में मान सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में निवास करते थे। सलीम इसके आशीर्वाद से ही पैदा हुआ था, हरखा बाई के गर्भ से। एंड इनकी मृत्यु के बाद लाल पत्थरों में, क्योंकि अकबर का जितना भी काम है वो लाल पत्थरों से हुआ है, देन जहांगीर ने इसको कन्वर्ट कराया किसमें, सफ़ेद संगमरमर में, जो जालियों से बना हुआ माना जाता है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। तो चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंदर स्थापित हुआ था, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी जो है उसके समकालीन है। गौरी के साथ ये भारत आते हैं, ठीक। और उनकी खानका कहाँ है, खानकाह मतलब वो कहाँ कर्मस्थली के रूप में मनाते हैं, अजमेर में चिश्ती ने अपना स्थल बनाया और यहीं से उन्होंने चिश्ती संप्रदाय का भारत में प्रचार किया। भारत में सर्वाधिक अनुयायी और विश्व में भी सर्वाधिक जो सूफी संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय ही है। इन्होंने कर्म और योग पर भी बल दिया, ठीक। अब इनके कई सारे क्या रहे, अनुयायी रहे। और जैसे आप नाम लोगे तो हिमनुद्दीन नागौरी, ठीक। उसके बाद में चिश्ती संप्रदाय को सबसे जो प्रसिद्धि दिलाई वो फरीद ने दिलाई। किसने दिलाई, फरीद ने, जिसे गजे शंकर के नाम से भी जाना जाता है। गजे शंकर या फरीद बाबा, किसने, फरीद बाबा के द्वारा चिश्ती संप्रदाय को क्या दिलाई गई, प्रसिद्धि दिलाई गई। तो ये कालांतर में क्या होता है, दक्षिण भारत में भी फला फूला। तो दक्षिण भारत में उस समय बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और गुलबर्गा वाले क्षेत्र थे। तो यहाँ पर गुलबर्गा के अंदर मुख्य पीठ की स्थापना की गई। गुलबर्गा में कौन था सूफी संत, गेसु दराज। क्या नाम है, गेसु दराज, जिसे किस नाम से जाना जाता है, बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं गेसु दराज को, बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करने वाला पहला सूफी संत कौन था, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दक्षिण भारत में जो निजामुद्दीन औलिया थे, इन औलिया का एक शिष्य था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। कौन, शेख, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, बुरहानुद्दीन गरीब जो है वो दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले की स्थापना करता है या शुरुआत करता है। और शेख बुरहानुद्दीन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। और उन्होंने बीजापुर से, कहाँ से, बीजापुर से चिश्ती सिलसिले की दक्षिण भारत में शुरुआत की। लेकिन गुलबर्गा जो है दक्षिण भारत का सूफी सिलसिला जो है ये चिश्ती, इसका प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पर कौन था, गैसु दराज था, जिसे बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। दोबारा देख लीजिए, दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो औलिया का शिष्य कौन है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। लेकिन दक्षिण का सबसे महत्वपूर्ण स्थल पूछे या केंद्र पूछे तो गुलबर्गा होगा, न कि बीजापुर। बीजापुर से तो बुरहानुद्दीन ने शुरुआत करी थी, लेकिन गैसु दराज के समय गुलबर्गा जो है वो प्रमुख केंद्र बन गया था और ये बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन का है संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो देखिए संत दादू है कौन, ये निर्गुण भक्ति धारा के संत है, निर्गुण भक्ति संत, ठीक है। ये अहमदाबाद में पैदा हुए ऐसा माना जाता है और इन्होंने अपनी कर्म स्थली कहाँ बनाया, राजस्थान को। शुरुआत में ये सांबर में आए और कुछ समय तक सांबर में रहने के बाद ये जुला का काम करते रहे और इन्होंने गृहस्थ जीवन में ही भक्ति की। कालांतर में इनका के अंदर नारायणा या नराना हो गया। कहाँ हो गया, नारायणा या नराना, ठीक। इन्होंने भक्ति के लिए गुरु की महत्ता को समझा, गुरु आवश्यक है, ठीक है। और इसके गुरु कौन थे, दादू जी के गुरु कौन थे, कबीर थे। कबीर के शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण गुरु मतलब शिष्य माने जाते हैं, ठीक। अब ये इस क्षेत्र में निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, इनका क्या किया, प्रबल विरोध किया। और इनकी कालांतर में आप जब अकबर पढ़ते हो तो ये राजस्थान से अकबर का जो धर्म सभा है या धर्म संसद है उसमें जाने वाले एकमात्र और पहले राजस्थानी भक्ति संत माने जाते हैं, ठीक है। तो अकबर के इबादत खाने में भी ये धर्म चर्चा के लिए उपस्थित होते हैं। और आपने इसको डिटेल से पढ़ा होगा कि यहाँ पर इन्होंने परम ब्रह्मा या निपंक संप्रदाय की स्थापना की। कौन सा संप्रदाय, निपंक या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इसको दादू संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रज मिश्रित ढूंढाड़ी में उपदेश देते थे। दादूरी वाणियाँ में इनके उपदेश क्या है, संग्रहित है। और इनके 152 शिष्य माने जाते हैं। 152 में से 100 तो स्थानवासी थे, एक ही स्थान पर रहने वाले, और 52 घूम घूम कर उपदेश देते थे। तो 52 को मूल स्तंभ माना जाता है। और संत रजब है, सुंदरदास है, गरीबदास है, ठीक है ना, रजब पठान है, ये इनके प्रमुख शिष्यों में एक माने जाते हैं। कालांतर में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु कहाँ हुई, नराना में इनकी खो बनी हुई है, यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। और इनके बाद में क्या हुआ, ये जो दादू संप्रदाय है ये 5 भागों में विभाजित हो गया। ये आरएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है मेंस के अंदर 2013 में कि दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसकी 5 शाखाएं आपको बताता हूं। खाकी है, खालसा है, नागा है, उत्तरोध है। कौन सी है, उत्तरोध है, विरक्त है। कौन सी है, विरक्त। ये 5 शाखाएं हो गई। अब यही क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के जीके में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी शाखा दादू संप्रदाय से संबंध नहीं है, और उसके अंदर एक कोई ऑप्शन गलत डाल दिया गया था, ठीक है। सतनामी डाला था उसमें। तो सतनामी औरंगजेब के काल में नारनौल वाले क्षेत्र में आंदोलन शुरू किया था औरंगजेब के विरुद्ध, जिसे मूडिया आंदोलन के नाम से हमने पढ़ा है, ठीक है। तो खाकी, खालसा, नागा, उत्तरोध और विरक्त जो है इनकी ये 5 शाखाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके जो अनुयायी है वो राजस्थान में ही अधिकांश मिलते हैं, और वो भी जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में। तो ये निर्गुण भक्ति संत है और कर्मस्थली इनकी नारायणा रही है, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, यहीं इनकी खो बनी हुई है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि इस संप्रदाय के लोग जो है वो अपनी डेड बॉडी को जंगलों में फेंक देते हैं, अर्थात अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, और जानवर इनकी डेड बॉडी को खाने के बाद जो अस्थियां बचती है उनको दफनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दस्तक शब्द का क्या तात्पर्य है। दस्तक का मतलब क्या होता है, शुल्क मुक्त व्यापार, ठीक है। और ये शुल्क मुक्त व्यापार की
अनुमति किसको मिली थी? अंग्रेजों को दी गई थी। ब्रिटिश सरकार जब आई थी यहाँ पे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा? मुगल शासकों के द्वारा भारत में निःशुल्क व्यापार करने की क्या दे दी गई थी? अनुमति दी थी। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक ऐसा लाइसेंस है जिसमें भारत में अंग्रेजों को बिना टैक्स दिए व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन। पहले तो हमें ये देखना है कि गांधी की आत्मकथा का नाम ही क्या है। तो क्या नाम है? सत्य के साथ प्रयोग। क्या नाम है? गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ प्रयोग। अब ये सत्य के साथ प्रयोग जो है, गांधी ने किस भाषा में लिखी? किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में लिखी। किस में लिखी? गुजराती भाषा में लिखी। तो इसकी मूल भाषा तो हो गई गुजराती। कालांतर में इसे किसके द्वारा? महादेव देसाई द्वारा। तो महादेव देसाई कौन था? गांधी का क्या था? सेक्रेटरी था, गांधी का सचिव था। तो महादेव देसाई के द्वारा इसको बाद में किस में लिखा गया? किस में लिखा गया? इंग्लिश में लिखा गया। और इंग्लिश में इसका नाम क्या रखा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्या रखा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से अंग्रेजी में लिखा किसने? महादेव देसाई के। अब अगर हम इस पुस्तक को ओवरऑल भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाओं की बात करते हैं, तो ये 15 तो भारतीय भाषाओं में और 29 विदेशी भाषाओं में इसका क्या हो चुका है? संपादन हो चुका है। ठीक है, तो आगे समझ में। गांधी की आत्मकथा गुजराती में है, सत्य के साथ प्रयोग, जो महादेव देसाई के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इंग्लिश में संपादन किया, और ये वर्तमान में 15 भारतीय और 29 विदेशी भाषाओं में संपादित है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मतलब कंपनी के सारे अधिकार जो है छीन लिए गए। तो आपको विदित है 1857 की क्रांति पड़ी थी। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या किया? 1858 का अधिनियम आया, जो विक्टोरिया घोषणा पत्र क्या कहलाता है? विक्टोरिया घोषणा पत्र कहलाता है। और इस विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? भारत से समाप्त कर दिया। और भारत का शासन जो है अब किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाता है। और ये जो विक्टोरिया घोषणा पत्र है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ठीक है, कैनिंग को, जो भारत का उस समय क्रांति के दौरान क्या था? गवर्नर जनरल था। उस गवर्नर जनरल को अब बदलकर क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय, या वायसराय बनाया गया। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। और इसके तहत में अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और भारतीय का जो शासन है, भारत का शासन सीधा कौन संभालेगा? ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश ताज या महारानी के अधीन हो जाता है। तो 1858 के अधिनियम के तहत ये कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए जाते।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति हुई थी, तब राजस्थान में भी कई क्षेत्रों में क्रांतियां हुई। तो उस समय कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को कोटा से विद्रोह किया, और विद्रोहकर्ता यहाँ कौन थे? कौन थे? जयदयाल भटनागर और मेहराब खां के नेतृत्व में जन क्रांति होती है। कोटा में सैनिक छावनी नहीं है, कोटा में क्या हुई? जन क्रांति का प्रमुख केंद्र है, जो जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में एक क्रांति हुई। तो उस समय जो कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड था। कौन था? राम सिंह सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ प्रजा मंडल का जो गठन हुआ था, मेवाड़ प्रजा मंडल का गठन किसके प्रयासों से हुआ? माणक्यलाल वर्मा और उसके साथियों के द्वारा। तो गठन तो किया किसने? माणक्यलाल वर्मा। ठीक, अब कब हुआ? 1938 में हुआ। मेवाड़ प्रजा मंडल का गठन कब हुआ? 1938 में। अब पहला जो अप्रैल 1938 में होता है इसका, अब जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। तो ध्यान रखना, संस्थापक या गठनकर्ता तो होगा माणक्यलाल वर्मा, ठीक, और प्रथम अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले जो थे बलवंत सिंह मेहता थे। कालांतर में सितंबर के अंदर क्या हुआ? सितंबर में 24 अप्रैल 1938 में इसका गठन होता है। 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ सरकार ने इसको क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, और जो भी इसके अधिकांश सदस्य थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ठीक, तो बलवंत सिंह मेहता इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। बाकी भूरेलाल भैया, रमेशचंद्र व्यास और माणक्यलाल वर्मा इनमें गठन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासन ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशुद्ध रूप से वर्णन किया है? ठीक है, जो अपनी डायरी है उस डायरी में वर्णन किया है। तो आपको मुगल साम्राज्य के संस्थापक जब बाबर को बताया था, तो बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा, या इसको क्या बोलते हैं? तुजुके ए बाबरी। क्या कहते हैं? तुजुके ए बाबरी, जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? मूल तुर्की भाषा में है, और बाद में इसका क्या हुआ? 4 बार फारसी अनुवाद हुआ, आपको वीडियो में बता चुका हूं, और मैडम बेवरीज के द्वारा क्या किया गया? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, अब बाबर ने जो अपनी ये आत्मकथा लिखी है, इसके अंदर भारत की इन सभी विषय वस्तुओं का क्या किया है? वर्णन किया है। अर्थात भारत की जलवायु के बारे में, यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में, और यहाँ की विभिन्न प्रकार के मौसम और ऋतु तथा प्राणी तथा जंतु जगत का विस्तृत वर्णन किया है। और आपको यह भी बताया था कि उसने भारतीय 3 अभिशापों का उल्लेख भी किया है, लू, अंधड़ और गर्मी वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा अगर बाबरनामा की बात की जाए तो ये भारत के संदर्भ में ही नहीं है, ये एशिया के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है,
चलिए आगे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में जो आधुनिक जो अंग्रेजी शिक्षा है, ठीक है ना, अंग्रेजियत कह सकते हैं, इस अंग्रेजियत शिक्षा प्रणाली के जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड मैकाले। तो मैकाले माइन्यूट्स के नाम से जाना जाता है। इस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को किसके तहत 1835 के मैकाले मैनेट्स के तहत नींव रखी गई। इसमें मैकाले का क्या कंसेप्ट था? मैकाले ये चाहता था कि भारत में ऐसे कर्मचारी पैदा किए जाए जो किससे, बाहर से जो दिखाई देते हैं वो तो क्या हो, हिंदुस्तानी हो, लेकिन जो दिमाग से हो वो कैसे हो, अंग्रेजियत हो। अर्थात शारीरिक रूप से बनावट देखी जाए तो वो तो होंगे हिंदुस्तानी, लेकिन उनको अंग्रेजी शिक्षा देकर ऐसा तैयार कर दिया जाए कि वो भारतीय पृष्ठभूमि या भारतीय संस्कृति या भारतीय शिक्षा से धीरे धीरे क्या हो, मोहभंग हो जाए और वो अंग्रेजियत को धारण करके अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। तो वो दिमागी दृष्टि से तो अंग्रेजियत हो और वैसे क्या हो, भारतीय हो। तो ऐसा क्यों किया गया? मैकाले ऐसा चाहता था कि ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वर्करों को इंग्लिश सिखाकर काम कराने के लिए तैयार किया जाए, और यही बाद में अंग्रेजियत शिक्षा का आधार बनी जो वर्तमान तक चल रही है, जिसे 1835 के मैकाले मैन्यूट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले का एक कंसेप्ट और भी था, निस्यंद का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन एजुकेशन थ्योरी, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या था, निस्यंद सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, फिल्ट्रेशन एजुकेशन पॉलिसी, जो कालांतर में लॉर्ड ऑकलैंड ने भी इसका विस्तार से प्रचार किया। इसमें क्या कहता है ये मैकाले कि जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग को क्या दे दी जाए, अंग्रेजी की शिक्षा दे दी जाए, और इस उच्च वर्ग से धीरे धीरे जो निचला तबका है वो भी शिक्षा ग्रहण कर लेगा। लेकिन ये ऑकलैंड और मैकाले का जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत है ये क्या हुआ, असफल रहा, क्योंकि उच्च वर्ग और ज़्यादा इस अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को इलिट वर्ग में शामिल कर लिए और निचला तबका वैसे ही रहा। तो इन निचला और उच्च वर्ग के अंदर क्या हुआ, और ज़्यादा सामाजिक गैप हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1835 के मैकाले मैन्यूट्स के तहत आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 1857 का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन में से रिट में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पारमस्टन थे। कौन थे? पारमस्टन थे। चर्चिल की अगर हम बात करते हैं तो चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय थे। तो ये 39 से 45 तक के काल माने जाते हैं इसका, चर्चिल का। और ये वही चर्चिल है जिसने गांधी जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में वहाँ गए थे, कहाँ, लंदन, तो अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी गांधी को। किसकी? अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसको दी? गांधी को दी, विंस्टन चर्चिल ने। पामस्टन उस समय 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री रहे। क्लीमेंट एटली जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के समय वहाँ के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा ग्लैडस्टोन भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रह चुके थे, जो 1892 के दशक में थे, ठीक।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो जब आपने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े थे, और राष्ट्रीय आंदोलन में जब उग्रवादियों का जो फेज चल रहा है, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण जिसमें उग्र राष्ट्रवाद के नाम से हम पढ़ते हैं, तो उग्र राष्ट्रवाद के दौरान जब भारत के अंदर राजनीतिक घटनाएं बढ़ी या हिंसक घटनाएं होने लगी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया जाने लगा? क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। तो अधिकांश क्रांतिकारी जो होते हैं वो भारत के बाहर चले जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? गदर पार्टी के जो स्थापना करने वाले थे उन लोगों ने 1913 के अंदर कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की, जिसमें सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, कांसीराम, भाई परमानंद, संतोख सिंह, ये प्रमुख साथी थे इनके द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ही थे। ठीक है, और ये कहां पे हुई? सैन फ्रांसिस्को में। तो भारत से बाहर रहकर वो भारत की आज़ादी के लिए काम करते थे। इन्होंने वहां पर गदर नामक एक पत्रिका भी निकाली जो कई भाषाओं में छपने लगी, जिसमें गुरुमुखी में, हिंदी में, इंग्लिश में और पश्तो भाषा में भी और उर्दू में भी। ठीक है, तो गदर एक पार्टी भी है, मतलब एक संस्था है जिसका पहले नाम हिंद एसोसिएशन था, और बाद में ये 1913 में क्या बन गई? गदर पार्टी। इन्हीं के द्वारा ही गदर नामक क्या निकाली जाती थी? पत्र निकाला जाता था। ठीक है, जो सभी भाषाओं में छपने लगा। और इस गदर पत्र का संपादक कौन था? गदर पत्र का जो संपादक था रामचंद्र पेशावरी। कौन था? रामचंद्र पेशावरी थे। ठीक है, तो कौन हो गया? लाला हरदयाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अब ये क्या विवाद था? तो आपने पढ़ा होगा कांग्रेस में है त्रिपुरी संकट। क्या पढ़ा था? त्रिपुरी संकट। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 और 1939 में लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 में तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। तो त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर क्या होता है? जब सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष के लिए नामित होते हैं तो गांधी ने अपना अनुयायी इनके विरुद्ध खड़ा किया, जिसका नाम क्या था? पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो जाते हैं। तो गांधी ने क्या कहा? पट्टाभी की हार मेरी हार है। तो गांधी और बोस के मध्य क्या हुए? वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन बोस गांधी की बहुत ही ज़्यादा क्या करता था? इज्जत करता था। तो बोस ने गांधी को कहा कि जैसा आप कहेंगे उनको हम कार्यकारिणी के अंदर शामिल कर लेंगे, लेकिन गांधी ने चुप्पी साध ली। तो इस प्रकार से बोस आहत होते हैं और त्यागपत्र दे दिया। अध्यक्ष पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र देने के बाद जो शेष समय था उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। और त्याग पत्र के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से है?
तो गांधी का कंसेप्ट क्या था? सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य तथा अहिंसा गांधी के राम राज्य के जुड़वा सिद्धांत माने जाते हैं। हालांकि गांधी के ये सभी जो कंसेप्ट हैं ये कहीं न कहीं उसके जीवन से संबंधित है। उन्होंने छुआछूत और नशाबंदी का विरोध भी किया था। इसके अलावा स्वराज्य और स्वदेशी पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। तो खादी और चरखा भी गांधी के जीवन से संबंधित रहा है। इसके अलावा सही लक्ष्य तथा सही उपाय के आधार पर क्या स्वराज्य की प्राप्ति हो या लक्ष्य की प्राप्ति हो, लेकिन सर्वाधिक जो राम राज्य का युगल सिद्धांत का जो कंसेप्ट है कि सत्य तथा अहिंसा के बल पर क्या किया जाए, राम राज्य की स्थापना हो। तो आज इतना ही। ये आए हुए क्वेश्चन थे 2011 के आरटेट में। उम्मीद करता हूँ आपको इन 20 क्वेश्चनों के साथ साथ में कई सारे नए क्वेश्चन की जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट जो है हम अगला आरटेट का क्वेश्चन पेपर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।